ठीक है। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखना शुरू करें, जो कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन होता है आपके केमिकल बॉन्डिंग में, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही फेमस टॉपिक है और बहुत ही रेलिवेंट आपके टॉपिक है। ठीक है, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑब्वियस है कि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा कंसीडर करोगे तो इसको जो हम लोग बेसिकली एनालिसिस करते हैं ना, फॉर डायएटॉमिक स्पीसीज, अगर आप देखोगे डायएटॉमिक स्पीसीज जो होता है उसके एनालिसिस के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, डायएटॉमिक स्पीसीज को यूज करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग थ्योरीज की बात करें जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले थ्योरी हमने कौन सा पढ़ा था, वीबीटी। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, वीएससीपीआर। और उसके बाद थर्ड टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तक सही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें काम की बात क्या है, इसमें काम की बात अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी हमारे पुराने थ्योरी उससे आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो थोड़े से डिफर करते हैं। अब जैसे वीवीटी को हम लोग यूज किए थे कि स्थिति अगर दिया हुआ है तो उसका शेप क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम लोग वीवीटी पढ़े थे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग जो बेसिकली यूज करते हैं, आपको कोई भी डायएटॉमिक स्पीसीज अगर दिया रहे तो उसके एनालिसिस के लिए हम लोग एमओटी का यूज करते हैं। तो देखो आपके जो एमओटीज होते हैं ना, वो आपके पुराने जो भी थ्योरीज होते हैं उनसे कुछ पॉइंट में डिफर करते हैं। तो मतलब एमओटी किस किस पॉइंट पे डिफर करता है अपने पुराने थ्योरीज, और पुराने थ्योरीज में मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा वीबीटी का, जो कि आप लोग बहुत ही फैमिलियर हो। तो देखो वीबीटी क्या कंसीडर किया था, और आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि वीबीटी और एमओटी में डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, तो वीबीटी ने सबसे पहले कंसीडर क्या किया था ना, कि इसने कंसीडर किया था कि ओनली वैलेंस सेल is used in overlapping and bond formation मतलब वीबीटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो आप लोग पढ़े भी हो, बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी एटम में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसके तो सिर्फ और सिर्फ आपके वैलेंस सेल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और आपके और कोई सेल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन एमओटी ने क्या बताया कि ऐसी बात नहीं है। एमओटी ने बताया कि देखो ऐसा है कि अगर मेरे हिसाब से कि अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसमें सिर्फ वैलेंस सेल नहीं बल्कि इनर सेल भी आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एमओटी का इनका कहना क्या था कि इनर सेल is involved in बॉन्डिंग। मतलब इनका ये कहना था कि नहीं भाई, सिर्फ वैलेंस सेल ही नहीं, आपके इनर सेल भी जो होते हैं वो बॉन्डिंग में आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। चलो इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि वीबीटी और इसमें फंडामेंटली डिफरेंस कहां से आया था। दूसरा पॉइंट जो आपको वीबीटी ने क्या एज्यूम किया ना, वीबीटी जो एक्सप्लेन किया उन्होंने क्या एज्यूम किया कि आपके इलेक्ट्रॉन्स के जो होते हैं ना, वो आपको वेव नेचर जो होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है इसका वेव नेचर क्या होता है, वो आपके डोमिनेटिंग होता है। वो आपको कैसा होता है, वेव नेचर डोमिनेटिंग होता है। तो इस डोमिनेटिंग नेचर ऑफ वेव के कारण ना उन्होंने कुछ पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आप यहाँ पे कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो देखो अब उन्होंने यहाँ पे क्या बात बता दिया। अब वेव नेचर डोमिनेट होने से क्या फर्क पड़ा और क्या यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो हमारे पास कोई एक ये ऑर्बिटल है। ठीक है, एक ऑर्बिटल हो गया, और हमारे पास मान के चलो कि यहाँ पे कोई एक और दूसरा ऑर्बिटल है। ये हमारे पास मान के चलो कोई दूसरा ऑर्बिटल है। ठीक है, मान के चलो इसका साइज है 10 है। अगर ये मान के चलो ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल से क्या ओवरलैप हुआ, तो आपको पता है कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से आपको क्या होता है, अगर आप देखोगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो मान के चलो कि आपको ये कोई भी ऑर्बिटल ए है और मान के चलो ये कोई भी ऑर्बिटल बी है। ध्यान से सुनते चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे क्या एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो इसके कारण क्या हुआ ना यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर कैरी करता है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का शेप कैसा होगा, एक वेव नेचर शेप शो करेगा। ये शायद आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से समझ में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो मतलब आपके ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर वो वेव नेचर शो करते हैं, तो इसका मतलब उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, वेव कैसा होगा। अच्छा, ये अगर दूसरा ऑर्बिटल है, इसको मैं दूसरे कलर से आपको बता दूं, अगर मैं इसको आपको दूसरे कलर से बता दूं, तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस कैसा नेचर शो करेगा, आपको एक वेव नेचर शो करता हुआ नजर आएगा। शायद आप डिफरेंस समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मतलब अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक दूसरे से क्या होंगे, ओवरलैप होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वेव नेचर होने के कारण आपको क्या क्या नए कॉन्सेप्ट सीखने को आएगा, वो आप देखो। सबसे पहला कि अगर ये वेव नेचर शो करता है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन जो वेव नेचर अगर शो करते हैं, तो यहाँ पे दो एक एडवर्स केस देखने को मिल सकता है। और वो कहां पे एडवर्स देखने को मिल सकता है, ये जो आपके रीजन जो ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं अगर आपको बोल दूं, अगर मैं छोटा छोटा सा यहाँ पे अगर कुछ डिनोट कर दूं, तो इसका मतलब ये जो आपका जोन हुआ, ये जो आपका जोन हुआ, ये जो छोटा सा जोन है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, ओवरलैपिंग। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओवरलैपिंग जोन के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग किस जोन से नाम से जानते हैं, ओवरलैपिंग जोन के नाम से जानते हैं। ये जो आपका रीजन है, ठीक है, ये जो आपका रीजन है, मैं एरो दिखा रहा हूं, ये ओवरलैपिंग जोन हुआ। अब देखो क्या है, अब देखो क्या है कि अगर मान के चलो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर वो वेव नेचर शो करता है, तो देखो यहाँ पे दो केस हो सकता है। अगर शो वेव नेचर करेगा, तो देखो यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेव नेचर शो करूं, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेव नेचर कैसा होगा, ऐसा होगा। शायद समझ पा रहे होगे। तो ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेव अगर ये है, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, साई ए। साई ए शायद आपको पता होगा, इट इज द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आपने शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, बड़ा सिंपल सा चीज है। अच्छा, अब ध्यान देना, अगर ये वेव नेचर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ये जो रीजन जहां पे ये दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे दो एडवर्स कंडीशन देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है कि या तो ये दोनों वेव जो आपको वेव ए का दिख रहा है और वेव बी का दिख रहा है, ये दोनों सेम फेज में हो, या फिर ये हो सकता है इन दोनों का फेज क्या होता है, एक दूसरे के एंटी हो। दो एडवर्स केस देख रहा हूं और ये दो केस आपको पढ़ना है। तो एक चीज मैं मान के चला हूं कि अगर मान के चलो कि ये मैंने बोला कि साई ए का वेव इस तरह से, मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और अगर वेव बी जो है उसका भी वेव नेचर अगर होगा, तो लेट दैट वेव नेचर इज साई बी। अगर वो इस पहले वाले वेव के साथ इन फेज होगा, तो मतलब उसका भी डायग्राम कैसा होगा, उसका भी डायग्राम आपको ऐसा ही देखने को आएगा। शायद आप समझ पा रहे हो, स्केलिंग करके अगर मैं बताऊं, सेम चीज है। मतलब कि ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ कि वेव देखो, अब समझ में आएगा कि वो अगर ओवरलैपिंग जोन में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहां दो पॉसिबिलिटी होगा, क्या कि वेव का फेज सेम होगा या फिर वेव का फेज एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हमारा दोनों वेव का फेज क्या हो, सेम हो। तो अगर तुम इस फेज को अगर सेम मानोगे, अगर ये दोनों फेज सेम होंगे दोनों वेव के, अगर इस रीजन में दोनों कंबाइंड हो रहे हैं ओवरलैपिंग रीजन में, तो इसका जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, वो देखो कैसा बनेगा वेव, थोड़ा सा ध्यान देना। इन दोनों का अगर फेज सेम है, तो ऑब्वियस है ये दोनों इस इंटरवल में दोनों ऐड होंगे, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, और भी ज्यादा। नेगेटिव वाले का एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा, पॉजिटिव वाले का एम्पलीट्यूड और ज्यादा, नेगेटिव जोन में एम्पलीट्यूड और ज्यादा। मतलब कुछ आपको इस तरह का वेव देखने को मिल सकता है। ये क्यों हो रहा है, जबकि दोनों आपको वेव साई ए साई बी दोनों का आपको फेज क्या रहे, सेम, ठीक है। और सेम फेज अगर होता है, तो उस केस में ये जो फेज वेव आपको एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाए,
मतलब कि जो दो वेव इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैपिंग जोन में इंटरेक्ट करेंगे उनका फेज क्या होगा, सेम होगा। और फेज सेम होने से क्या होता है, जो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको मिलेगा साई, दिस इज नथिंग बट साई ए प्लस साई बी। तो इस केस में आपको देखने का आएगा कि वेव का एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो क्या होगा, बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। बोलो सही है। अच्छा, अगर ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, ये अगर मैं इसको अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर दूं ए से, तो ध्यान से देखना इसको चीज कि ए स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या है कि अगर इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे ना तो वो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ वेव देता है। और इंटेंसिटी ऑफ वेव कुछ नहीं होता है, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल कंक्लूजन निकलता है। इसका मतलब कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम हुआ तो इसका मतलब कि दोनों वेव जो इंटरेक्ट करेंगे ओवरलैपिंग जोन में, इनका फेज सेम होगा। फेज सेम से जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। और आपने अभी देखा कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है जिस रीजन में, उस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ओवरलैपिंग जोन में आपको इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको, हाई। और ये किस केस में होगा, जबकि आपको क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, जबकि आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। बोलो कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, बड़ा कुछ नहीं, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। वेव अगर सेम फेज में होंगे तो आपको वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे तो ओवरलैपिंग जोन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपको बहुत ही ज्यादा होगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखो ध्यान से दूसरा बात, अब ध्यान से दूसरा बात कि अगर मान के चलते हैं, अगर मान के चलते हैं कि आपको दोनों का फेज सेम नहीं हुआ, अब मान के चलाओ कि दोनों का फेज अगर सेम नहीं हुआ, यानी अब हम लोग देखना शुरू करें कौन सा हेडिंग, दैट इज, इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। देखो बहुत ही सिंपल से बता रहा हूं, आप ये ऑब्जर्व करते चलो, बहुत ही सरल है, आप एक बार देखते चलो। तो अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान के चलूं कि वेव इलेक्ट्रॉन जो ए है, ए ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसका वेव फंक्शन अगर आपको इस तरह से, ठीक है, तो इस केस में अगर ये मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन ए का वेव फंक्शन है, दैट मीन साई ए ये है। और अगर मैं बोलूं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब कि इस केस में दूसरे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड साई बी होंगे, इसका जो वेव होगा वो इससे जस्ट इनवर्स वेव होगा। इससे क्या होगा, जस्ट इनवर्स वेव होगा। मतलब कि दोनों आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे से। मतलब क्या है कि इस इंटरवल में अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ये क्या है, आपको नेगेटिव है। ये अगर नेगेटिव है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या है, ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, अगर ये ए का वेव फंक्शन साई ए है इस केस में, अगर बी का वेव फंक्शन साई बी है, तो अगर ये इस केस में ये ओवरलैप होगा तो शायद आपको दिखेगा कि अगर आप इस दोनों को कंबाइन करोगे, इस दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो रिजल्टेंट जो आपको वेव मिलेगा, जो रिजल्टेंट जो वेव मिलेगा वो बहुत ही छोटे वेवलेंथ, बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड का होगा। वो क्या होगा, बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड का होगा। क्यों, क्योंकि एक इंटरवल में एक वेव पॉजिटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी पॉजिटिव उसका साइन है, और उसी इंटरवल में दूसरे वेव का वेव फंक्शन जो वो नेगेटिव है। तो रिजल्टेंट वेव कैसा बनेगा, आपको लो मैग्नीट्यूड का। अब देखो, अगर आपको इसका एम्पलीट्यूड लो है, इसका मतलब ए स्क्वायर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ वेव है, इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड लो तो इंटेंसिटी ऑफ वेव भी लो। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लो अगर वेव लो है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां से दो पॉइंट आपको सिर्फ देखना है
कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसी भी ओवरलैपिंग जोन में हुआ तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो वेव का हुआ ओवरलैपिंग जोन में तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। तो इसके पीछे का रीजन समझ में आया क्यों है। तो आपको ये चीज यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखना होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखे, इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ क्लियरली कि इन केस ऑफ destructive interference in case of destructive interference electrons cloud is very small in overlapping zone, is very small in overlapping zone। ठीक है, तो यहां तक बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। थोड़ा सा आप लोग को वेव ये दिख रहा होगा, लेकिन एमओटी की यही कहानी है, तो आपको यही समझना पड़ेगा। तो सिंपल सा कुछ नहीं। अब आपको कंक्लूजन क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब क्या था कि अगर आपको किसी भी ओवरलैपिंग जोन में अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर किसी भी ओवरलैपिंग जोन में अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यही मैं अभी अब तक आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ तक सही है। चलिए, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब आपको एक कॉमन चीज समझ में आया कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को एमओटी इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस आपको दिखाना चाह रहा है। मतलब ओवरलैपिंग अगर बहुत ही इफेक्टिव है मतलब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करेगा। अगर ओवरलैपिंग कम हो रहा होगा तो इसका मतलब उन्होंने ये बताया कि उस केस में मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो एक चीज आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी explains the overlapping of orbital in terms of interference, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस। यहां तक सही है। तो चलो यहां तक हमने कुछ एक बेसिक बैकग्राउंड बना लिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। और मैं अगेन सबको सजेस्ट कर रहा हूं, बिल्कुल पैनिक मत हो, एकदम आराम से इसको एक बार देखते चलो क्या मैं बोलते जा रहा हूँ। इस पर हम लोग इसको क्लियरली हर चीज अंडरस्टूड होता हुआ दिखा कि ये थ्योरी सबसे डिफर करता है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप लोग के लिए पैनिक का ये मैटर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक नेक्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं जो कि एनालिसिस करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां से आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता हुआ दिखेगा। तो आप लोग क्लियरली थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने तो शायद थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जब भी नाम लिया जाए तो इसका मतलब यहाँ पे यही समझना है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ओवरलैपिंग जोन में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊंगा तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर के साथ अगर आपको फिर से समझाना शुरू करूं, दैट इज ये मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल्स है। और अगर मान के चलो यहाँ पे मैं क्या बोलूं कि ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल, ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल। साइज पे ध्यान मत देना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से क्या किए हैं, ओवरलैप किए। समझ में आ गया? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसका मतलब आप एक चीज तो जरूर यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे होगे या फिर समझ भी पा रहे होगे कि इस केस में अगर ये न्यूक्लियस है इस दोनों ऑर्बिटल्स का, ठीक है, तो आप शायद समझ पा रहे होगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो आपको देखने को आएगा, इस केस में यहाँ पे इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां तक सही है। तो मतलब इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहूं, इसका मतलब अगर ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर ये आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब आपको ओवरलैपिंग जोन में आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया होगा,
इंक्रीज हुआ होगा, यानी इस केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुए होंगे आपके, इंक्रीज हुए होंगे। ये चीज आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मतलब हम लोग अभी तक पढ़ ही चुके हैं। अब ध्यान देना है आपको, ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी भी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कोई ओवरलैपिंग शो करता है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। ध्यान से सुनना एक बात, क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे नॉन डिक्टेट भी करवा दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना शुरू करूं, तो देखो क्या होता है ना कि अगर आपको इस केस में अगर बताऊं कि अगर मान के चलो ये न्यूक्लियस है और मैं यही ऑर्बिटल आपको बना रहा हूं, यही साइज का ऑर्बिटल आपको है, यहां तक ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैंने डायग्राम जो है बड़ी नहीं बना दिया, जल्दी मैं एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर मान के चलो कि ये हमारे पास यही ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दूसरा ऑर्बिटल है जो हमारा ओवरलैप किया है, ठीक है। ध्यान देना है आप लोग कि अगर मान के चलो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना होते, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना होते बोलने का मतलब है कि अगर ये इंटरफेरेंस फेवरेबल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होते। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कम होते तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन क्या होता, ज्यादा होता। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन क्या होता, ज्यादा। और अगर न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता तो ये ओवरलैपिंग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। बात सही है, पहला नंबर बात। तो मतलब क्या है कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जो कि हम लोग ये केस देख रहे हैं, तो चूंकि इस केस में बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो आपको है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने से आपको बीच में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में, यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में अगर आप देखोगे रिपल्सन क्या होगा, आपको कम होगा। और अगर रिपल्सन कम होगा तो इसका मतलब ये ओवरलैपिंग क्या होगा, आपको फेवरेबल होगा। और अगर फेवरेबल होगा इसका मतलब ये ओवरलैपिंग बहुत ही स्टेबल होगा। बोलो बात सही है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा है। ये कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में वर्क कर रहा है, दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में लाई कर रहा है। और ऑब्वियस है अगर दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में अगर ये लाई कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो इस केस में ओवरलैपिंग जोन में जो लाई कर रहा होगा तो बहुत ही ज्यादा टाइटली एक दूसरे से हेल्ड किए रहेंगे, न्यूक्लियस से होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टाइटली न्यूक्लियस से होल्ड किए हुए रहेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, आपको कम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहना चाहेगा, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग क्या होगा, आपको फेवरेबल होगा। बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे ये कभी पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो भी आपके सिस्टम फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको दो रीजन एक्सप्लेन करना है। पहला क्या कि अगर आपको इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम होंगे तो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन। और अगर इसके बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा मतलब ये ओवरलैपिंग भाई ऐसे नहीं करना चाहेगा और ये आपको स्टेबलाइज अपने आप को नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे है, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, और अगर दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे होंगे और ये हमेशा इस तरह के पोजीशन में रहना पसंद करेंगे। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही फेवरेबल हो रहा है। यहाँ तक सही है। तो मैं जल्दी से इसको लिख रहा हूँ, ये कि आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि आपको अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होता है, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम जो होता है ये क्या होता है, आपको इंक्रीज होता है। ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो इसके पीछे दो रीजन मैंने बताया, ठीक है। तो पहला रीजन क्या था कि रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। पहला रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा रीजन क्या था, आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज
more stabilized, is more stabilized, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर स्टेबलाइज। ठीक है, और इस दो रीजन से आपको जो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो भी सिस्टम आपको बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, आपको ज्यादा होगी। यहां तक सही है? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका हम लोग को अभी आगे यूज करते ही चलना है। ठीक है, अब देखो यहां से हम लोग एक पॉइंट समझना शुरू करेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ पे समझना शुरू करेंगे और आपको ये चीज क्लियरिटी भी आएगी थोड़ा बहुत। ठीक है, कि अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की जगह अगर डिस्ट्रक्टिव अगर ओवरलैपिंग होता तो यार इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो और भी बहुत कम हो जाएंगे। याद है इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत छोटा, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, और भी कम। तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो भी सिस्टम आपको मिलेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और भी कम होगी, बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम हो गए तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण जो भी सिस्टम मिलते हैं उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, है स्मॉल और फिर वेरी लेस स्टेबल। वो क्या होता है, बहुत ही लेस स्टेबल होता है। कौन सा सिस्टम, जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रोसेस के थ्रू आपको फॉर्म होता है। जहां तक सही है? अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम लेके बता रहा हूं। देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसके इंटरफेरेंस, उसके ओवरलैपिंग से जो भी आपको सिस्टम मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और उसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैंने ये 2 पॉइंट बताया। ऑब्वियस है कि अगर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको उस केस में ओवरलैपिंग जोन में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर कम देखने को मिलेगा तो न्यूक्लियस में रिपल्सन क्या होगा, उस केस में ज्यादा होगा। तो इसके कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू जो भी सिस्टम आपको मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यहां तक सही है? अब देखना, अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना। अब यहाँ पे आप लोग एक नए डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो, हैव पेशेंस, बहुत ही सही कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। थोड़ा सा डिजर्विंग ये टॉपिक है, इतना सा डिजर्व करता है कि आप इतना टाइम दो, तो आपको देना पड़ेगा। सही है? चलिए, तो अब देखो, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान के चलो आपके पास कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपके पास बॉक्स के फॉर्म में मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, आपके पास कोई एटॉमिक ऑर्बिटल। ध्यान से देखना, यही आपको इस टॉपिक का पूरा बैकबोन है। उसी तरह से अगर मान के चलो ये आपके दूसरे कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है ना यार, अभी मैंने ये इसको यार मैंने यहाँ पे सर्कल के फॉर्म में ये दिखाया यार, यही क्या है, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं यार, यही आपके हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे मान के चलो मैंने बॉक्स के फॉर्म में दिखाया। अगर ये एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, ध्यान से देखना, यही आपको बहुत ही काम का चीज मैं बता रहा हूँ। अगर ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। कैसा कि एटॉमिक ऑर्बिटल अगर ये भी है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस होगा इस दोनों ऑर्बिटल के बीच में, तो जो बनता हुआ सिस्टम मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या फिर कम होगी, ज्यादा होगी ना, अभी हमने पढ़ा था। तो मतलब अगर कोई भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और अगर ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ओवरलैप करेंगे तो रिजल्टेंट जो सिस्टम मिलेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो मतलब कि उस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम। आपने केमिस्ट्री में अच्छे से याद रखना, जिस सिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिस सिस्टम की एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एक ही बात बोल दिया। और जिस सिस्टम की एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइंड हो रहे हैं और अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे तो ये एक सिस्टम बनाएंगे और इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इन दोनों से कम हो जाएगी। बोलो सही है? इन दोनों से इसकी सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपको ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए तो उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। मतलब उस सिस्टम की आपको एनर्जी क्या हो जाएगी, आपको इससे ज्यादा। तो आपको बड़ा सिंपल सा बनाया, ये डायग्राम आपको देखने में हंसी बन रहा होगा लेकिन बहुत ही सही कॉन्सेप्ट है और यही आपको पूरे चैप्टर में काम आना है। ठीक है,
तो मतलब क्या है, दो ही चीज कि अगर आपको दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे तो उस केस में सिस्टम जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और उस केस में उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उस केस में जो सिस्टम बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, आपको ज्यादा हो जाएगी। बोलो बात सही है? ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। अब आप लोग को नए कॉन्सेप्ट की तरफ मैं मूव कर रहा हूं कि अगर आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो एक सिस्टम बनता है। और उससे भी पहले आप सोच सकते हो, अगर दो एटम आपके कंबाइंड होते हैं क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे दो, एक ऑक्सीजन से कंबाइंड किया तो क्या होंगे, वो टू मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो एक सिस्टम बनेगा, और उस सिस्टम को हम लोग मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट जो ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन ये भी आपको क्या कहलाएगा, ये भी आपको कौन सा कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो यहां से एक एमओटी का एक और कॉन्सेप्ट सामने आया। ठीक है, कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो हमेशा किस कौन से ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यहां तक सही है? अब मैं इसको एक दो बात आपको बता रहा हूं इसके बारे में। अब यहाँ पे अगर छेड़ दिया तो इसको मैं एक दो लाइन लिख रहा हूं, तो मतलब मैं यहाँ पे आपको एक आध पॉइंट बताता हूँ क्या कि एटॉमिक ऑर्बिटल are mixed with each other to form a new orbital is called molecular orbital. तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम समझ में आ गया कि क्या होता है। जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो गए, चाहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो हमेशा वहां पे क्या फॉर्म होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान से देखना दूसरा पॉइंट, और ये स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो रहे हैं, एक और दो। आपके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो एक और दो। तो यहां से एक दूसरा पॉइंट सामने निकल के आता है कि आपके जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट मैं जल्दी से यहीं पे लिख दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं। ठीक है, मैं दूसरा पॉइंट यहीं पे एक चीज लिख रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is formed is equal to the number of combining atomic orbital। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर आपके मान के चलो फ्यूचर में कहीं बोलूं कि आपके तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहे हैं, मतलब 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो आपको 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो यही है कि आपके उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइंड किए गए रहते हैं। तो ये बहुत ही आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। बोलो बात सही है? अब तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है, दैट इज, ये बहुत ही क्रूशियल है। यहां से आपको पॉइंट अच्छे से क्लैरिटी आना होगा। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी is based on linear combination of atomic orbital। LCAO पे ये बेस्ड होता है। LCAO क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।
MOT जो होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, बेस्ड होता है। अब आपको लगेगा ये LCAO होता क्या है, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। LCAO का क्या बोलना है ना, LCAO का बोलना क्या है कि अगर मान के चलो आपके पास कोई एक ऑर्बिटल है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही ऑर्बिटल से क्या हो सकता है, ओवरलैप कर सकता है। ये क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल से क्या हो सकता है, ओवरलैप कर सकता है। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास s ऑर्बिटल्स है, तो s ऑर्बिटल्स में आपके दो लोब्स होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर ये आपके अगर p ऑर्बिटल्स में आपके दो लोब्स होते हैं, तो p ऐसा नहीं होगा कि p ऑर्बिटल्स के एक साइड से कोई s ऑर्बिटल आ जाए, दूसरे लोब की तरफ से s ऑर्बिटल आ जाए, तो वो कंबाइन कर देगा। तो LCAO का कहना क्या था कि अगर p ऑर्बिटल्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, दैट इज आइदर s आइदर p, जो भी रहेगा। एक ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ कितने ऑर्बिटल से कंबाइंड होगा, एक ऑर्बिटल से कंबाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका स्टेटमेंट क्या था, इनका अगर स्टेटमेंट अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे तो इनका स्टेटमेंट बोलना क्या था कि वन ऑर्बिटल is combined with other one orbital। शायद आपको समझ में आ गया हो मैंने क्या इसके बारे में बोला है। जैसे आपके p ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स में कितने लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, डबल शेप होते हैं। तो ऐसा नहीं कि p ऑर्बिटल्स के एक लोब्स की तरफ से एक ऑर्बिटल आ जाए, इसके दूसरे लोब की तरफ से दूसरा ऑर्बिटल आ जाए और वो ओवरलैप कर लेंगे। इनका ये कहना नहीं था। इनका ये कहना था अगर s ऑर्बिटल है तो एक s ऑर्बिटल एक ही अदर ऑर्बिटल से कंबाइंड होगा, दैट इज मे बी s ऑर्बिटल p d कुछ भी रहे, एक ऑर्बिटल से एक ही दूसरे ऑर्बिटल से क्या करेगा, आपको कंबाइन करेगा। ये LCAO का स्टेटमेंट होता है। यहां तक सही, उसको मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब मैं एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट मुझे अब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि अब LCAO के बारे में आपको एक दो बात आपको यहाँ पे समझने की जरूरत पड़ेगी। LCAO के बारे में एक दो बात यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है और बहुत आदमी इसको पढ़े भी है। देखो, इसका मतलब अगर एक ऑर्बिटल दूसरे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल से अगर आपको कंबाइंड होगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरह के बॉन्ड बन सकते हैं। एक बॉन्ड आपका कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड कौन सा हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा आपके बॉन्ड कौन से हो सकते हैं, पाई बॉन्ड। और तीसरे बॉन्ड आपके कौन से हो सकते हैं, डेल्टा बॉन्ड। मेरे ख्याल से सभी इस नाम से वाकिफ हो। ठीक है, ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। तो देखो, इसका मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर आपके कोई एक ऑर्बिटल है वो सिर्फ कितने ऑर्बिटल से कंबाइंड हो सकता है, किसी दूसरे एक ही ऑर्बिटल से वो कंबाइंड होगा और उस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपके या तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या तो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या फिर डेल्टा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लूं कि मेरे पास मान के चलो ये एक s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल, ये अगर मान के चलो किसी s ऑर्बिटल से कंबाइंड किया, ये किसी s ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, तो उस केस में आपको यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, सिग्मा बॉन्ड। आपको तो ये जग जाहिर वाकिफ है। ठीक है, तो अब आपको सिग्मा बॉन्ड का एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ और आपने पढ़ा भी होगा। अगर आपको किसी भी ओवरलैपिंग में एक लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, व्हेन वन लोब इज इन्वॉल्व। अगर आपको कभी भी किसी भी ओवरलैपिंग में अगर एक लोब इन्वॉल्व रहे एक ऑर्बिटल का, तो उस केस में आपको कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा, जैसे मान के चलो ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस। अगर मान के चलो आपके पास एक एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, और एक मान के चलो आपके पास पी ऑर्बिटल है, आपके पास एक दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियस है एक एक लोब ही दोनों का ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में आपके ये कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। अच्छा, अगर आपके पीपी ओवरलैपिंग अगर आप देखोगे पीपी ओवरलैपिंग, तो इस केस में आपको दोनों ऑर्बिटल्स के एक एक लोब से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इस केस में भी आपको कौन सा ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। अगर मान के चलो, अगर मैं डी ऑर्बिटल्स का एग्जांपल लूं, ये हमारे पास मान के चलो डी ऑर्बिटल्स है, क्या डी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से मेरा
सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इस d ऑर्बिटल में आपके कितने लोब्स आपके यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, एक एक, यानी यहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। तो बड़ा सिंपल कंक्लूजन है, अगर आपको सिर्फ किसी भी ओवरलैपिंग में अगर एक लोब्स किसी एक ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, तो उस केस में हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज, उस केस में आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सही है। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा देखना शुरू करूं पाई बॉन्ड, तो इस केस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्बिटल का अगर दो लोग पार्टिसिपेट करें ओवरलैपिंग में, तो उस केस में क्या बनता है, पाई बॉन्ड। मतलब इस केस में क्या होता है कि टू लोब्स आर इन्वोल्व पर एटम, मतलब पर ऑर्बिटल, मतलब अगर हर ऑर्बिटल का अगर दो लोब्स अगर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस केस में आपको कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आपको पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये तो आप पढ़े भी हो यार, अगर मान के चलो ये p ऑर्बिटल्स है और अगर मैं बोलूं कि ये मेरा दूसरा p ऑर्बिटल्स है, तो देखो यहाँ पे कितने लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक लोब्स ये और एक लोब्स ये, दो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, क्या एस ऑर्बिटल को यूज करके कभी पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है? नहीं, क्योंकि एस ऑर्बिटल में एक ही लोब्स होते हैं, तो उस एस ऑर्बिटल कहीं पे भी इन्वॉल्व होगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, क्या और कोई हम लोग पाई बॉन्ड का देख सकते हैं एग्जांपल? बिल्कुल देख सकते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास एक ये, क्या बना दिया मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये, अगर ये आपको मान के चलो आपके पास p ऑर्बिटल है, ये आपके कौन से ऑर्बिटल है, p। अच्छा, अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं कि मेरे पास एक d ऑर्बिटल्स है, क्या इस d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने लोब्स देखो ओवरलैप कर रहे हैं, एक ऊपर वाले, एक नीचे वाले, तो चूंकि दो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये p ऑर्बिटल से ये d ऑर्बिटल है, तो इस केस में पाई बॉन्ड बनेगा। और इस केस में ये किस तरह का पाई बॉन्ड होगा, p पाई d पाई, आपके p पाई d पाई यहाँ पे क्या होंगे, आपके ये बॉन्ड बन रहे होंगे, p पाई d पाई यहाँ पे आपके बॉन्ड बन रहे होंगे। बड़ा सिंपल सा। अच्छा, क्या और कोई पाई बॉन्ड बन सकता है? एक और बन सकता है। कब? जबकि दोनों आपके कौन से d ऑर्बिटल्स हैं। कैसे? जैसे मान के चलो ये आपका, ये आपके एक d ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कलर दूसरा चेंज करके बना दे रहा हूं, और मान के चलो ये एक आपका दूसरा आपको d ऑर्बिटल। क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कितने लोब्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं? दो लोब्स ओवर कर रहे हैं, और अगर दो लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में आपके कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, पाई बॉन्ड का आपको फॉर्मेशन होता है। बड़ा सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पाई और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इनफैक्ट ये आप पढ़े भी हो पहले, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा जो आपको मैं एक टर्म बताता हूँ, दैट इज डेल्टा बॉन्ड, बहुत बच्चे को पता भी होगा, तो सिर्फ आप रिकैप कर लो तो आपके लिए बड़ा अच्छा चीज हो गई, ठीक है। देखो ऑब्वियस है, डेल्टा बॉन्ड कब फॉर्म होगा, व्हेन फोर लोब्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप विथ अदर ऑर्बिटल, और उस केस में क्या फॉर्म होगा, आपको डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, और ये क्वेश्चन आप लोग को जानना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि डी जेड स्क्वायर के ओवरलैपिंग से आपको किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ध्यान से दिखना, ये थोड़ा सा आपके लिए काम का चीज है, और होना भी चाहिए ये काम का चीज आपको। जैसे मान के चलो कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हमारा एक एक्सिस है, ध्यान से सुनना आपको, ये आपका एक एक्सिस है, ये आपको एक एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कि आपके पास कोई भी ये मेटल्स है, कोई भी आपको क्या है, ये एक मेटल है, और यहाँ पे मान के चलो कि ये डी जेड, ये आपको क्या है, डी जेड स्क्वायर का आपको एक ऑर्बिटल्स है। ऑब्वियस है कि ये आपको एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस, ये एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस। अब ध्यान देना कि अगर आपको बोलूं कि ये तो हमारा एक
मेटल है और जिसका dz² लोब है। ये हमारा अगर दूसरा कोई भी एलिमेंट है, मेटल है, जिसको भी कंसीडर करो, कोई इशू नहीं है। अगर इसका dz² के ऑब्वियस है, इसका dz² ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, अलोंग द z एक्सिस होगा। तो क्या हो सकता है कि इन दोनों के ओवरलैपिंग से आपको किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा या पाई। सही है, आपको यहाँ पे कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे एक ये लोब्स और एक लोब्स ये दोनों ओवरलैप करेंगे और यहाँ पे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी बोल दिया जाए कि dz² के ओवरलैपिंग से किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इनफैक्ट ये आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, कि ऑलवेज एज्यूम z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये ध्यान देना, क्योंकि क्या लिख रहा हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मतलब अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ रहे ना, तो उस केस में z एक्सिस को हमेशा आपको क्या मानना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको मान के चलना है। ये अंडरस्टूड एक नोटेशन होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो एक मेरा स्ट्रिक्ट सजेशन है कि ये टॉपिक आपको यहां तक बाय हार्ट देखो, लेक्चर इसको कंप्लीट करो, और अगर इसको कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपके आगे के टॉपिक के लिए एज अ बैकग्राउंड का काम करेगा। तो इसको देख के जल्दी से इसको नोट्स कंप्लीट कर लो, और इसको मैं सजेस्ट है 1 मिनट का सजेशन आपको दे रहा हूँ, इसको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ये लेक्चर जरूर देखो, तो ही आपको इस टॉपिक का फील होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।